हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रोल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर को। बेटा, एग्जाम में ऐसा कोई साल नहीं जब यहाँ से आया कोई सवाल नहीं। तो आइए शुरू करते हैं रोल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर को समझने से पहले आप लोगों को एक डेली लाइफ प्रोसेस को अच्छे से समझना होगा, जिसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन को समझने के लिए सपोज कीजिए बेटा, सपोज ही तो कर रहे हैं तब से, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा और कर लो। सपोज कीजिए बेटा, एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर हम लोग एक प्योर सोलवेंट डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं बेटे? एक प्योर सोलवेंट डाल लेते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए हमने एक सोलवेंट डाल लिया ए। इस सोलवेंट की खास बात क्या है बेटे? इस सोलवेंट के अंदर आपके दो टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। पहले जो टाइप के मॉलिक्यूल्स है वो आपके बल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो मॉलिक्यूल जो आपके बल्क के अंदर प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या बोल देते हैं बेटा? बल्क मॉलिक्यूल्स। दूसरे जो टाइप के हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग सरफेस मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटे? सरफेस मॉलिक्यूल के नाम से। दोनों के अंदर डिफरेंस देखिएगा क्या है। जो हमारे बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाकी के जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं उनकी वजह से वो हर डायरेक्शन के अंदर सेम मैग्नीट्यूड का होता है। जबकि जो हमारे सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगता है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो केवल नीचे है ना, ऊपर तो है नहीं। तो जो सोलवेंट मॉलिक्यूल के ऊपर, जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, जो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इसको हम लोग सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटे? सरफेस टेंशन के नाम से। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो काफी ज्यादा है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती है। क्या होती है बेटे? लेस काइनेटिक एनर्जी। जबकि हमारे जो सरफेस मॉलिक्यूल है कम मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो इस वजह से क्या होगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इस काइनेटिक एनर्जी के ज्यादा होने की वजह से इसको हम लोग सरफेस एनर्जी भी बोल देते हैं। जो इनकी सरफेस एनर्जी काफी ज्यादा होने की वजह से इनके अंदर टेंडेंसी होती है लिक्विड सरफेस को छोड़ देने की, और ये लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इजीली आपके, अगर आपका कंटेनर ओपन टाइप का है तो ये इस कंटेनर से क्या कर जाएंगे? एस्केप कर जाएंगे। सपोज कीजिए बेटा, क्या हम लोग यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे जो वेपर्स बने हैं वो ओपन वॉल की वजह से हमारे कंटेनर से एस्केप कर जाएंगे। तो ओपन कंटेनर के अंदर कभी भी आप लोगों को वेपर प्रेशर की बात नहीं करनी। अभी सपोज करते हैं ये कंटेनर हमने जो है क्लोज कर दिया। अब क्लोज कंटेनर के अंदर प्रोसेस तो आपका सेम होगा। अब होगा क्या? जो ये आपके वेपर्स बने हैं ये इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे और एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और इस प्रेशर को ही बोला जाता है वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है बेटे? वेपर प्रेशर। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो हमारे मॉलिक्यूल हैं जो वेपर फॉर्म में आ चुके हैं ये कंटेनर की वॉल को ब्रेक कर देंगे? नहीं बेटा। ये क्या करेंगे? ये यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और कुछ टाइम बाद ये जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में लौटना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटे? जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में लौटना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये जो हमारे वेपर बने थे वो वापस से लिक्विड लेयर के अंदर जाना शुरू कर देंगे, या फिर ज्यादा टेक्निकली बात करें तो आपके वेपर फिर से कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे लिक्विड के अंदर। जो ये प्रोसेस होता है वेपर का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने का, इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या बोला जाता है बेटे? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर
वेपर हमारे लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो ये सिस्टम है ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर इक्विलिब्रियम सेट होता है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच। किसके बीच होता है बेटे? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच। कहने का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर की। किसकी बात करेंगे बेटा? वेपर प्रेशर की। चलिए, जो वेपर प्रेशर होता है वो हम लोग एक अपरेटस से मेजर करते हैं और उस अपरेटस का नाम है अपना मैनोमीटर। क्या बोलते हैं बेटे? मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? ये हमारा एक बॉक्स होता है जिसके साथ यहाँ पर हमारी एक यू शेप्ड ट्यूब अटैच्ड होती है। क्या अटैच्ड होती है बेटे? यू शेप्ड ट्यूब अटैच्ड होती है, जिसके अंदर ये दोनों लिम्स के अंदर यहाँ पर हमारा मरकरी भरा जाता है। क्या भरा जाता है बेटे? मरकरी भरा जाता है। और मैं बता चुका हूँ 10th क्लास वाले लेक्चर के अंदर, रूम टेम्परेचर के ऊपर मरकरी ही केवल एक ऐसी मेटल है जो हमारी लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। क्या होती है बेटे? लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक सोलवेंट डाल लेते हैं और सोलवेंट जो है हमारा वो अभी पूरे का पूरा लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। कहने का मतलब कोई वेपर अभी तक बना नहीं है। जैसे ही हम लोग इस लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं तो वेपर के मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, वो हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो ये लिम है जो कि आपकी बॉक्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, इस लिम के अंदर जो मरकरी का लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है बेटे? डिक्रीज कर जाता है। कहने का मतलब अगर इधर से प्रेशर डाला तो ये मरकरी लेवल को इधर क्या करेगा? प्रेशराइज करेगा, जिसकी वजह से इस लिम में से मरकरी का लेवल घट जाता है और इस वाली लिम के अंदर मरकरी का जो लेवल है वो राइज कर जाता है। और जितना ये लेवल राइज करेगा वही बताएगा किसके बारे में? वही बताता है बेटे वेपर प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बताता है? वेपर प्रेशर के बारे में। तो मैनोमीटर को समझने के बाद हम लोगों को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि वेपर प्रेशर जो होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है और किस किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना होगा वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ लिक्विड, कि कितना अमाउंट आपने लिक्विड का लिया है। सेकंड है बेटा आपका शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, कि कईयों के दिमाग में आता होगा कि सर कंटेनर बड़ा ले लेते हैं, कंटेनर बड़ा लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे, या अमाउंट ऑफ लिक्विड ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे वेपर ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बेटे। प्रेशर की बात जब आती है तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आप कंटेनर बड़ा ले रहे हैं तो सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है उसका, इसलिए वहां पर इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो किस किस चीज के ऊपर वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपका है नेचर ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट के नेचर के ऊपर आपका वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जो जितना ज्यादा वोलेटाइल नेचर का लिक्विड होगा उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, जो जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। ये समझते हैं किस तरीके से बेटे? यहाँ पर जो सोलवेंट का नेचर है वो डिटरमाइन किया जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। किससे किया जाता है बेटे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ही कम हमारा वेपर प्रेशर होगा। क्या होगा बेटे? जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम हमारा वेपर प्रेशर होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं इथेनॉल का और डाई इथाइल ईथर का। एक हम ले लेते हैं इथेनॉल,
C2H5OH, और एक हम लोग ले लेते हैं डाई इथाइल ईथर। क्या ले लेते हैं बेटे? डाई इथाइल ईथर। आप लोगों को पता होगा कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल के अंदर हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो इसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाए रखेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी लो हो गई तो क्या वो वेपर बनेंगे? नहीं बेटे। तो इस वजह से जो प्रेशर होता है या पार्शियल प्रेशर होता है या प्रेशर वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट होता है, ज्यादा सही रहेगा बेटे वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। पी नोट का मतलब क्या है बेटे? कि हमारा कंटेनर के अंदर केवल एक ही सोलवेंट था और वो प्योर स्टेट में है, इसलिए हम लोग ने उसको पी नोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो पी नोट ऑफ C2H5OH इज लेस देन P नोट C2H5O C2H5। क्या है बेटे? C2H5O C2H5। कहने का मतलब जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ही कम वेपर प्रेशर। अब जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम वेपर प्रेशर। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए बेटे हम एग्जांपल ले लेते हैं इथेनॉल का, उसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं 1,2-डाइओल। क्या है बेटे ये? 1,2-डाइओल। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर आपका OH ग्रुप, इनको बोला जाता है ग्लाइकोल। क्या बोला जाता है बेटे? ग्लाइकोल। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 1,2,3 ट्राइओल का। किसका ले लेते हैं बेटे? 1,2,3 ट्राइओल का। यहाँ पर आप लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो आपके OH जो है उनका नंबर इंक्रीज करता है, और जितने ज्यादा OH होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इधर देखो, इधर अगर नंबर ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीजेज देन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेज। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो प्रेशर जो होगा वेपर प्रेशर वो इथेनॉल का सबसे ज्यादा होगा, फिर हमारा ग्लाइकोल का होगा, और लास्ट हमारा जो ये 1,2,3 ट्राइओल है इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल। क्या होता है बेटे? ये ग्लिसरॉल। तो आपसे पूछ सकता है अमंग द इथेनॉल, ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल विच वन हैव लोएस्ट वेपर प्रेशर और हाईएस्ट वेपर प्रेशर, या फिर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। अब नेचर ऑफ सोलवेंट के बेसिस पे हमारे जो जितने भी आपके कंपाउंड हैं या जितने भी आपके लिक्विड हैं उनको हमने दो कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। तो सोलवेंट जो है हमारे या तो वो वोलेटाइल नेचर के होंगे या फिर वो नॉन वोलेटाइल नेचर के होंगे। और वोलेटाइल नेचर का मतलब होता है दीज मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट। क्या है बेटे? टेंडेंसी टू इवेपोरेट। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? दीज डू नॉट हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट। क्या बेटे? टेंडेंसी टू इवेपोरेट। कौन कौन से एग्जांपल है? वोलेटाइल के केस में जो ज्यादातर आप क्वेश्चन पेपर के अंदर देखते हो या आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखोगे या किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में देखोगे, ज्यादातर आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? इथेनॉल, ईथर, बेंजीन। क्या है बेटे? इथेनॉल, ईथर, बेंजीन, टॉल्यूइन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटे? C6H5CH3। ठीक है बेटे? और कौन सा हो सकता है? वाटर। तो आपको ये कॉमन से एग्जांपल है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यही ध्यान रखने हैं। और नॉन वोलेटाइल ज्यादातर वो कंपाउंड होते हैं या वो सॉल्यूशन होते हैं या वो सॉल्वेंट होते हैं जो जनरली आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं बेटे? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जो कंपोनेंट आपका सॉलिड फॉर्म में होता है वो नॉन वोलेटाइल होगा। और ध्यान रखना नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट के अंदर वो आपका
जीरो होता है। क्या है बेटे? वेपर प्रेशर जीरो होता है। कौन कौन से मिल सकते हैं आपको एग्जाम में? आपको सुक्रोज मिल सकता है, C12H22O11, आपको ग्लूकोज मिल सकता है, C6H12O6, या आपको यूरिया भी मिल सकता है, NH2CO NH2। क्या होता है बेटे? NH2CO NH2। तो इस तरीके से आपका वेपर प्रेशर जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने शायद उतार लिया होगा, चलिए साफ कर देते हैं। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो हमारा है टेम्परेचर। क्या है बेटे? टेम्परेचर। टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर किस प्रकार से डिपेंड करता है बेटा? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई आपसे पूछता है कि इस बात को प्रूव किस इक्वेशन से किया जाता है, तो हम लोग जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटे? क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। क्या कहती है क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन? log P2 by P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। तो ये हमारी हो गई क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। यहाँ से साफ पता लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाओ और वेपर प्रेशर बढ़ाओ। तो आई होप आप लोगों को वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा। तो आपके रोल्ट लॉ का बेस बन चुका है। आइए अब देखते हैं रोल्ट्स लॉ को। अभी हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को कॉम्बिनेशन बना के देखना। हम लोग क्या करेंगे? वोलेटाइल एक सोल्यूट लेंगे, एक आपका वोलेटाइल सोलवेंट लेंगे, दोनों की क्या करेंगे? मिक्सिंग करेंगे, फिर उनके वेपर प्रेशर को स्टडी करेंगे। दूसरे केस में हम क्या करेंगे? सोल्यूट जो होगा उसको नॉन वोलेटाइल लेंगे, और जो आपका सोलवेंट होगा उसको हम वोलेटाइल नेचर का लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, इसके अंदर हमारे सपोज कीजिए दो लिक्विड सॉल्यूशन थे, या दो लिक्विड सोलवेंट थे, सॉरी। सोलवेंट ए जो होगा वो आपका सोल्यूट होगा, और जो बी होगा वो आपका सोलवेंट होगा। क्या होगा बेटे? सोलवेंट होगा। है तो दोनों ही लिक्विड सॉल्यूशन, ए आपका सोल्यूट होगा, बी आपका सोलवेंट होगा, और दोनों के दोनों का नेचर क्या है बेटे? वोलेटाइल। क्या है? वोलेटाइल। ये भी आपका क्या होगा? वोलेटाइल। तो सपोज कीजिएगा एक कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर हमारा लिक्विड जो है वो ए लिक्विड है। क्या है बेटे? ए लिक्विड है, और इसका जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट होगा, क्योंकि कोई और तो आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो वेपर प्रेशर उसको डिनोट कर देंगे P नोट ए से। ठीक ऐसे ही हमारा जो दूसरा लिक्विड है जिसको हम लोगों ने B नाम दिया, उसको हम एक अलग कंटेनर के अंदर डाल लेते हैं, और इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा B का वो क्या होगा बेटे? वो हमारा होगा P नोट B। दोनों के दोनों आपके जो लिक्विड हैं वो वोलेटाइल नेचर के हैं। किस नेचर के हैं बेटे? वोलेटाइल नेचर के हैं। तो एनसीईआरटी में भी आपका ये दे रखा है वोलेटाइल इन वोलेटाइल, या लिक्विड इन लिक्विड के नाम से दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है। अभी इन दोनों की मिक्सिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिक्सिंग कर देते हैं। तो मिक्सिंग करने से एक बड़ा कंटेनर ले लेते हैं। मिक्सिंग करने से यहाँ पर हमारे जो दोनों टाइप के सोलवेंट है, या एक सोल्यूट है जिसका अमाउंट कम है, एक सोलवेंट है जिसका अमाउंट ज़्यादा है, तो दोनों लिक्विड जो है हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, और कुछ इस तरीके से इनकी क्या होती है? इंटरमिक्सिंग होती है। क्या हो जाती है बेटे? इंटरमिक्सिंग। तो इंटरमिक्सिंग के बाद जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन तैयार हुआ, इसका जो नेट वेपर प्रेशर होगा वो हम लोगों को अभी काउंट करना है। ठीक है बेटे? अब इस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन। तो वोलेटाइल इन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? वोलेटाइल नेचर का होगा। अब बात आती है कि जो ए है, ए का जो प्रेशर होगा इस बार वो P नोट ए ना होके ये कहलाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। क्या कहलाएगा बेटे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक पर्टिकुलर
कंपोनेंट का अगर हमें वेपर प्रेशर देखना हो तो उसके लिए हम लोगों को वर्ड यूज करना पड़ता है पार्शियल। क्या वर्ड यूज करना पड़ता है बेटे? पार्शियल। और जो हमारा बी है, बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा बेटे पीबी। क्या होगा बेटे? पीबी। यहीं से आइडिया मिला रोल्ट साहब को, और रोल्ट ने बताया कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। किसके बेटे? मोल फ्रैक्शन के। तो यहीं से आइडिया आया कि मोल फ्रैक्शन जो है पी ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काई ए के, और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। क्या होगा बेटे? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। दोनों को ध्यान से देखिएगा बेटे। उसके बाद जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए एंड पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। यहाँ पर हम लोगों को एक डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा देना है। डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बोला था डाल्टन साहब ने? कि जो टोटल प्रेशर होता है वो सम होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के। किसका सम होता है बेटे? इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के। तो पी टोटल क्या हो गया? पी ए प्लस पी बी। तो पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। पिछले से 2-3 लेक्चर पहले मैं बता चुका हूं कि हमारा जो नेट मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन का, उसका जो कंपोनेंट होता है उनका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से काई ए जो होगा वो 1 माइनस काई बी के इक्वल हो जाएगा, और इस काई ए की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पी टोटल क्या हो गया? पी टोटल हो गया क्या हमारा? पी नोट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नोट बी काई बी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो पी टोटल क्या होगा? पी नोट ए माइनस पी नोट ए काई बी प्लस पी नोट बी काई बी। यहाँ पर पीछे वाली दोनों टर्म को ध्यान से देखें तो काई बी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो जिसकी वजह से पी टोटल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस काई बी इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए। यही हमारा क्या होता है? रोल्स लॉ। क्या होता है बेटे? रोल्स लॉ। तो रोल्ट लॉ क्या कहता है? रोल्ट लॉ कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि वोलेटाइल नेचर के जितने भी कंपोनेंट हैं वो आपके किस तरीके से मिक्स करने हैं और क्या हमारा रिजल्ट आना है। तो इस डब्बे को आप लोगों को क्या कर लेना है? MTR कि मुझे तो रट ले, निकालना सिखा दिया है। काफी इजी प्रोसेस है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। अभी हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को कंक्लूजन देखना है कि रोल्ट लॉ से क्या कंक्लूजन निकला। बेटे जब भी हम वोलेटाइल की बात करेंगे और कंक्लूजन की बात करेंगे तो कंक्लूजन के अंदर रोल्ट साहब ने बोला था रोल्ट लॉ तभी लगेगा जब आपके दोनों लिक्विड जो आपने मिक्स किए हैं वो हमेशा फॉर्म करें एक होमोजीनियस मिक्सचर को। किसके मिक्सचर को बेटे? एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करें। होमोजीनियस मिक्सचर मैं बता चुका हूं, एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द फेज क्या रहे? यूनिफॉर्म रहे। और ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों के दोनों लिक्विड कैसे हो? मिक्सिबल नेचर के। कैसे हो बेटे? मिक्सिबल नेचर के। तो सीधा सीधी मैं बोलूं, अगर रोल्ट लॉ एप्लीकेबल होगा तो वो तभी होगा जब आपके लिक्विड कैसे है? मिक्सिबल। तो यहीं से कंक्लूजन निकला रोल्ट लॉ is not applicable for immiscible liquids। क्या है बेटे? immiscible liquids। दूसरा जो कंक्लूजन है
वो हमेशा ये होता है कि रोल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। जितने भी हमारे आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो हमें हमेशा आपके रोल्ट लॉ को फॉलो करेंगे, या आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर ही आपका रोल्ट लॉ जो होगा वो अप्लाई होगा। नेचर के अंदर काफी कम कॉम्बिनेशन है जो आपके सिलेबस के अंदर है, आप लोगों को सिंपल ये ध्यान रखने हैं। वो आपका हेक्सेन प्लस हेप्टेन का मिक्सचर हो सकता है, वो आपका बेंजीन प्लस टोलिन का मिक्सचर हो सकता है, वो आपका क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है। तो ये 3 टाइप के आपको जनरली यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है बेटे। इसके बाद जो रोल्ट लॉ है उसके जो ग्राफिकल फॉर्म है उसको भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि भाई ग्राफ के ऊपर आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोल्ट लॉ को। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक ग्राफ जब बनाना है तो हम कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम लोग वेपर प्रेशर को लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम लोग कंपोजिशन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटे, कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन ले लेंगे। तो दोनों कंपोनेंट के अंदर सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा जो कंपोनेंट 1 था, जो ए कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा और यहाँ पर का भी जो है वो 0, क्योंकि दोनों का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, यूनिटी के इक्वल होता है। तो जब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं यहाँ पर हमारा का ए जो है वो 0 हो जाएगा और का भी हमारा 1 हो जाएगा। अब आप लोगों को ध्यान से देखना बेटे, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो हमारा मोल फ्रैक्शन जो है ए का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और बी का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। जब काई का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0, जब मोल फ्रैक्शन 0 तो पार्शियल प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटे, 0। तो वेपर प्रेशर 0, क्योंकि उसने बोला, रोल्ट ने बोला ना यही बात कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन 0 तो वेपर प्रेशर भी 0। तो यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। और यहाँ पर अगर आपका मोल फ्रैक्शन 1 है तो वेपर प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा बेटे पार्शियल प्रेशर के। किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर के। तो जो हमने ग्राफ प्लॉट करना है वो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा जो यहाँ से गुजर जाएगा। कहाँ से बेटे, इस लाइन से आपका गुजर जाता है। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ध्यान रखना बेटे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये आपका बन गया स्ट्रेट लाइन। ठीक ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर देखा कि काई भी जब 1 है तो काई भी 1 है, तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा वेपर प्रेशर वो आपका इक्वल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट के। और यहाँ पर अगर काई भी 0 है तो इसका प्रेशर जो होगा या वेपर प्रेशर जो होगा वो 0 होगा। तो इधर से बी के लिए भी क्या होगी, एक लाइन हम लोग खींच देते हैं। तो ये वाला जो प्लॉट है ये किसके लिए है बेटे, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, और ये वाला जो प्लॉट है ये किसके लिए बेटे, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। ठीक है बेटे, समझ में आ गया। अगर आपको बोलता है नेट सॉल्यूशन का या फिर टोटल प्रेशर कितना होगा तो आपको बोल देना है पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्या होगा बेटे, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इस तरीके से आपको ग्राफ को ध्यान में रखना है, आपको इसी तरीके से यहाँ पर समझना है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके सीबीएसई 2013 के बोर्ड एग्जाम के अंदर। उन्होंने पूछा था कि रोल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, इन दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो बेटा आप लोगों ने रोल्ट लॉ और हेनरी लॉ को पढ़ लिया है। आई होप आप भी अभी बता सकते हो क्या सिमिलैरिटी है। दोनों के दोनों ला बताते हैं कि प्रेशर या वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। किसके होता है बेटे, मोल फ्रैक्शन के। तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई ने 1 मार्क्स के अंदर पूछा था। अभी आगे आने वाले टाइम में पूछ सकता है कि रोल्ट लॉ, एनसीईआरटी में स्पेशल हेडिंग भी दे रखी है, रोल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। क्या है बेटे, हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस होता है रोल्ट लॉ। कैसे बेटे, हेनरी ने क्या बोला, प्रेशर इज इक्वल टू के एच काई,
और रोल्ट ने क्या बोला बेटे, प्रेशर जो होता है वेपर प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जब उसको इक्वेट किया था हमने पी नोट और काई के। अगर आपको बताना है कि हेनरी लॉ और रोल्ट लॉ कब इक्वल हो सकते हैं, तो एक ही कंडीशन के अंदर वो इक्वल हो सकते हैं, जब आपका हेनरी कांस्टेंट जो है वो इक्वल हो जाए पी नोट के। तो ये क्वेश्चन भी आपका कभी भी आ सकता है। तो रोल्ट लॉ जो था वोलेटाइल, इन वोलेटाइल के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं नॉन वोलेटाइल की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं बेटे, नॉन वोलेटाइल की तरफ। तो अगली जो हेडिंग है वो है नॉन वोलेटाइल इन वोलेटाइल। ठीक है बेटे, सोल्यूट जो होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, और सोलवेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, वोलेटाइल। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता चुका हूँ सोल्यूट का जो प्रेशर होता है, प्योर वेपर प्रेशर जो होता है वो 0 होता है, जिसकी वजह से इसका जो वेपर प्रेशर होता है या पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो आपका क्या होता है, पी नोट इंटू काई। अब पी नोट की वैल्यू 0 तो प्रेशर भी क्या होगा, 0। जबकि यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रेशर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके, पी नोट काई के। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है जो हमारा पी टोटल है सॉल्यूशन का वो सिर्फ किसकी वजह से है बेटे, वो हमारा सिर्फ सोलवेंट की वजह से। किसकी वजह से है बेटे, सोलवेंट की वजह से। देखिएगा होता क्या है, जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर एक कंटेनर बना लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर हम सिर्फ सोलवेंट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बेटे, सोलवेंट ऐड करते हैं, और इसको हम लोग कवर कर देते हैं बेल जार से। इससे कवर कर देते हैं, बेल जार से। तो बेल जार से कवर करने की वजह से यहाँ पर जो वेपर बने, ये वेपर आपके सिर्फ और सिर्फ किसके बेटे, प्योर सोलवेंट के। प्योर सोलवेंट के, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पी नोट ऑफ सोलवेंट। अभी हम लोगों ने एक कंटेनर और लिया, इसको फिर से हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया हमारा सोलवेंट। क्या डाल दिया बेटे, सोलवेंट, जिसका नेचर आपका वोलेटाइल नेचर है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर मिक्स कर दिया सोल्यूट को। किसको मिक्स कर दिया बेटे, सोल्यूट को। अभी क्या होगा, सोल्यूट जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। मैं बता चुका हूं, नॉन वोलेटाइल जो होते हैं वो आपके कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो कुछ सॉलिड क्या करते हैं, इस लिक्विड सरफेस की लेयर के ऊपर आ जाते हैं, तो ये सोलवेंट मॉलिक्यूल को यहाँ पर लिक्विड सरफेस पर रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वेपर कम होते हैं। तो जब भी हम लोग नॉन वोलेटाइल इन वोलेटाइल की बात करेंगे, वहां पर वेपर प्रेशर के अंदर क्या आती है, लोअरिंग। क्या आती है बेटे, लोअरिंग। तो यहाँ पर वेपर जो बनेंगे वो आपके बहुत ही कम बनेंगे। तो यहाँ पर वेपर जो है वो काफी लेस अमाउंट में होंगे। ठीक है बेटे, अभी बात कर लेते हैं रोल्ट्स लॉ की। क्या बात कर लेते हैं बेटे, रोल्ट्स लॉ की। तो रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर है वो आपका पी सॉल्यूशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। पी सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा बेटे, पी नोट काई बी की वजह से। पी नोट बी काई बी। बी किसके लिए बेटे, यहाँ पर बी हमारा क्या है, सोलवेंट। क्या है बेटे, सोलवेंट, या आप सिंपल पी नोट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पी नोट काई बी। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, पी सॉल्यूशन बाई पी नोट इज इक्वल टू काई बी। क्या है बेटे, पी एस बाई पी नोट इज इक्वल टू काई बी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फ्रॉम 1। एक में से आप दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 1 माइनस पी एस बाई पी नोट, यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, और इधर क्या कर दोगे, 1 माइनस काई बी। ये क्या हो गया, 1 माइनस काई बी। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू 1 माइनस काई बी। हमें बता चुका हूँ टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। तो 1 माइनस काई बी, 1 माइनस काई बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा आपका काई ए के इक्वल। तो यहाँ पर आप काई ए लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या है बेटे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जो यहाँ पर पी नोट माइनस पी एस है, ये आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। क्या है बेटे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जबकि हमारा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट है, ये हमारा क्या है,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। किसके बेटे? सोल्यूट के। ऑब्जेक्टिव में चेंज करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट लिख देता है एक ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख देता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करता है तो वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। चलिए एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन जो है बेटे आपका बोर्ड एग्जाम्स के अंदर सीबीएसई 2013 के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 mm of Hg and 700 mm of Hg at 350 Kelvin. At 350 Kelvin, find out composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm of Hg। क्या है बेटे? टोटल वेपर प्रेशर 600 mm of Hg and also find composition of vapor pressure, composition of liquids in vapor form। तो दो क्वेश्चन आपके मिक्स कर दिए गए हैं। सीबीएसई 2013 के अंदर आया था आपका 5 मार्क्स के अंदर। दो लिक्विड दिए गए हैं, एक का आपको वेपर प्रेशर दे दिया गया है, दूसरे का वेपर प्रेशर भी दे दिया गया है, और आपको टोटल वेपर प्रेशर भी यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों क्या हो गए बेटे? आपके वेपर प्रेशर, और एक आपका क्या होगा? ये टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है बेटे, तो आपको ये चीज दोनों तो है ध्यान में रखनी है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को गिवन क्या क्या है, गिवन देखिएगा बेटे क्या क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर दिया है किसका बेटे? प्योर लिक्विड का। प्योर लिक्विड का मतलब पार्शियल प्रेशर दिया गया भैया। तो P नोट A कितना दिया गया? 450 mm ऑफ Hg। P नोट B कितना दिया गया है बेटे? आपको 700 mm ऑफ Hg। ठीक है बेटे, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर Pa जो होता है, Pa हमारा क्या होगा? P नोट A का ये, Pb क्या होगा? जो वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, P नोट B का Ab। तो P टोटल रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटे? Pa प्लस Pb। तो P टोटल के अंदर हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, P नोट A का A प्लस P नोट B का Ab। और हमने क्या किया था, हमें पता है काई A प्लस काई B इक्वल टू 1, तो काई A किसके इक्वल हो जाएगा बेटे? 1 माइनस काई B के। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारा आया था P टोटल इक्वल टू P नोट A प्लस काई B, P नोट B माइनस P नोट A। ये हमने डराइव किया था। आपकी बार क्वेश्चन में क्या दिया गया है? P टोटल दिया गया है 600, P नोट A कितना दिया है बेटे? 450। कितना दिया है? 450। काई B हमें नहीं पता है, P नोट B कितना बेटे? 700, P नोट A कितना? 450। तो इसको मैं इधर ले गया तो 600 में से 450 गए बेटे 150, या यहाँ पर आपका x भी आया 700 में से 450 गए बेटे आपके 250। तो यहाँ पर काई B की वैल्यू जो है, काई B की वैल्यू आ गई आपकी 150/250। इसको सोल्व कर लेना बेटे, कितना आ गया आपका? 3/5।
और इसको सोल्व करोगे तो आ गया 0.60। कितना आ गया बेटे? 0.60। जो बी का मोल फ्रैक्शन है, बी का मोल फ्रैक्शन आपका क्या आया? 0.60। और एक कंपोनेंट का अगर आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन पता कर लिया तो दूसरे का हम लोग इजीली पता कर लेते हैं। कैसे बेटे? उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो काई ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.60। तो काई ए कितना आ गया बेटे? 0.40। काई बी कितना था? 0.60। तो लिक्विड स्टेट के अंदर हमारे जो कंपोजिशन है वो हमने निकाल लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे? दोबारा से हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर और काउंट कर लेते हैं। पी नोट ए इंटू काई ए और पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू काई बी। पी ए कितना होगा बेटे? पी नोट ए कितना दिया था? 450। काई ए हमने कितना निकाला बेटे? 0.40। पी बी हमने कितना लिया था? पी नोट बी कितना लिया बेटे? 700। और काई बी कितना निकाला हमने? 0.60। इन दोनों को जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये हमारे आएंगे 180 mm ऑफ Hg और 420 mm ऑफ Hg। दोनों को सोल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वेपर फेज में। जैसे हमने मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया था, हम लोग क्या ले लेते थे? ऊपर ले लेते थे हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ दैट कंपोनेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या है? पार्शियल प्रेशर। तो हम लोग अब की बार क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर ले लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल पार्शियल प्रेशर। तो इसको सोल्व किया। सोल्व करने पर जब ये हमारा आता है, ये हमारा आता है पॉइंट कितना आता है बेटे? 0.70। कितना आता है? 0.70। और काई ए जब हम निकालेंगे सेम उसी प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 0.30। तो वेपर फेज के अंदर कंपोजिशन हमारा ये है। यहाँ पर एक कैटेगरी और ऐड कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कौन सा कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वेपर फेज में, उसके वेपर ज्यादा बने होंगे। वेपर ज्यादा बने होंगे तो मतलब क्या? बी कंपोनेंट जो है वो आपका ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू ए कंपोनेंट। तो आज का लेक्चर जो था हमारा पूरे का पूरा रोल्स लॉ के ऊपर था। आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा लेक्चर को सुन के। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।